दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि एक खबर आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर सुनी होगी। और वो खबर ये थी कि एक व्यक्ति है जो किसान का बेटा है, और इस किसान के बेटे को, जिसका नाम विकास दुबे है, उसको लगभग 7 बार सांप काट चुका है। और उसको यही भय है कि उसने सपने में देखा है कि 7 बार उसको सांप काट चुका है, अगर 9 बार काट लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जब 7वीं बार उसको सांप ने काटा तो इस पे तरह तरीके की जांचें बिठाई गई। जब जांचें बिठाई गई तो उसमें ये कहा गया कि ये सिर्फ इस लड़के का वहम है, इसको स्नैक फोबिया है और इसको कोई सांप वगैरह नहीं काटता है। जब दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस तरीके की खबर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर चली, तो लोग तरह तरीके की बातें भी कर रहे थे कि लड़के को सांप नहीं काट रहा है, उसको स्नैक फोबिया है। लेकिन दोस्तों अभी कल के ही दिन खबर आती हुई दिखाई पड़ रही है कि ये लड़का अपने घर से लगभग 300 से ज़्यादा किलोमीटर दूर था, और वहाँ पर वो अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ में मंदिर में था, और वहीं पर उसको 8वीं बार सांप ने काट लिया। अब दोस्तों जब ये खबर आई सोशल मीडिया के ऊपर, जब ये खबर चली, तो लोग वाकई हैरान थे और लोग सोच रहे थे कि आखिरकार ये कैसा सांप है, किस वजह से, किस बिना पर इस व्यक्ति का पीछा कर रहा है। ये वाकई में एक जांच का विषय है। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके की जांचें इस व्यक्ति पर बिठाई गई थी, वो सारी की सारी अभी यहाँ पर एक तरीके से जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और इस व्यक्ति को 8वीं बार भी सांप ने काट लिया है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि इस व्यक्ति के साथ में जो हो रहा है, क्या इसके पीछे रीज़न हो सकता है, क्या वजह हो सकती है। और चलते हैं दोस्तों, अब आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज की कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है जो अवैध संबंधों में, रिश्तों में इस कदर उलझी हुई कहानी है। दोस्तों इंसान ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत, सबसे ज़्यादा भरोसा किसी इंसान पर करता है अपने माता पिता के बाद में, तो अपनी पति और अपनी पत्नी से करता है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ये जो रिश्ते होते हैं इस तरीके से कलंकित हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से इन रिश्तों को अपवित्र किया जाता है कि लोग वाकई हैरान होते हैं और इस पवित्र रिश्ते को भी शक की निगाह से देखने लग जाते हैं। तो दोस्तों आज की घटना वाकई आप लोग को सोचने समझने पे मजबूर करेगी। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक, और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटनाओं को लेके। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज की जो घटना है, ये घटना है यमुनानगर की। और यमुनानगर में एक इलाका पड़ता है पंजाबी मोहल्ला। बात कर रहा हूँ मैं मार्च साल 2019 की। दोस्तों मार्च साल 2019 में इसी पंजाबी मोहल्ले में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रवि है। रवि अपनी पत्नी के साथ में रहते हैं। रवि चूँकि सेल्समैन है, सेल्समैन ही करते हैं, और पिछले कई सालों से अपनी पत्नी के साथ में रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों मार्च साल 2019 में ये शाम का खाना पीकर सोते हैं, लेकिन रात में बेड से अचानक से फिसल जाते हैं। जब बेड से फिसलते हैं तो बेड में इनका सर लग जाता है। जब बेड में सर लग जाता है तो बहुत ज़्यादा खून भी बह जाता है। अब पत्नी को इस बारे में पता नहीं है। पत्नी, उसको तो एक चीज़ से इन सारी चीज़ों की खबर नहीं है, वो तो बस सो रही है। लेकिन जैसे ही सुबह को पत्नी सोकर उठती है तो वो देखती क्या है कि उसका जो पति है ये खून से लथपथ पड़ा हुआ है। जैसे तैसे कर कर पत्नी बेचारी अकेली इसकी नब्ज़ टटोलती है। उसके बाद में इसे जैसे तैसे कर बेड पर डालती है। लेकिन नब्ज़ टटोलने से इस पत्नी को ये पता चल रहा था कि उसके जो पति हैं वे इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद में ये जो पत्नी थी रवि की, दौड़ी दौड़ी भागी भागी अपने ससुराल वालों में पहुंचती है और कहती है कि भैया चलो, ससुर जी चलो, कि जो रवि हैं शाम का खाना खाकर सोए थे, लेकिन सुबह को जब मैं उठी तो मैंने देखा कि उनकी मौत हो चुकी है, और मुझे अंदाज़ है कि इनको हार्ट अटैक वगैरह आया होगा, और उस समय ये गिरे होंगे, जिसकी वजह से इनका जो सर है वो वहीं पर बेड में लगा, जिसकी वजह से बहुत सारा खून बह गया है और उनकी मौत हो गई है। अब जैसे ही ये बात रवि के परिवार वाले सुनते हैं वो तो एकदम से घबरा जाते हैं। उनको तो शौक लग जाता है, क्योंकि उसको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं थी। अब ये दौड़े दौड़े भागे भागे रवि के घर पे पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि बात तो सही है। रवि बेड पर खून से लौलुहान पड़ा हुआ है और पूरे फर्श पे भी खून ही खून बह रहा है। उसके बाद में सारे लोग जैसे तैसे कर कर रवि को एक गाड़ी में डालते हैं, तुरंत हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। अब जब हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं, डॉक्टर जब अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ही ये बता देते हैं कि काश तुम थोड़ी देर पहले ले आए होते तो हम इसको बचा सकते थे। लेकिन अब रवि के अंदर कुछ नहीं है, इसकी मौत हो चुकी है। तुम शव को अपने घर ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार कर दो। अब उसके बाद में ये जो परिवार वाले थे शव को लेके आ जाते हैं। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां चलने लगती हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच में किसी को ऐसा शक होता है कि इस व्यक्ति के साथ में, रवि के साथ में पहले मार पिटाई हुई है, क्योंकि उसके जिस्म पर कई जगह खरोचों के निशान हैं। जब इस तरीके की चीज़ें
लोग देखते हैं, लोग परिवार वालों को बताते हैं, परिवार वाले जो थे वो तुरंत चुपके से पुलिस को फ़ोन कर देते हैं कि साहब ऐसा ऐसा मामला है हमारे भाई की, मुझे ऐसा डाउट है कि हत्या हुई है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये पूरा मामला सुनते हैं, पुलिस वाले तुरंत मौके पे पहुंचते हैं और मौके पे पहुंचने के बाद में सबसे पहले शव को अपनी कस्टडी में लेते हैं, बहुत बारीकी से उसकी जांच करते हैं। अब पुलिस वालों को भी थोड़ा सा संदेह होता है, लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो शव को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम में ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई है, क्या इसका जो सर बेड पर लगा है उससे पहले कैसे हार्ट अटैक आया है या फिर नहीं आया है। दोस्तों तकनीक ऐसी है कि सब कुछ पता चल जाता है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट करने लग जाते हैं, लेकिन दोस्तों पुलिस को कहाँ चैन था, पुलिस को तो इस पूरे केस का खुलासा करना था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तब देख लेंगे, सबसे पहले इस केस के बारे में पूछताछ शुरू कर देते हैं। अब जब पुलिस वाले थे इसके घर वालों से पूछताछ करते हैं, तुम्हें किसी पे शक है और तुम्हें क्यों लगा कि आखिर उसके साथ में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो लोगों ने बताया कि जब हम अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे तो उसी समय हमने देखा कि इसके गले पर, इसके जिस्म पर निशान थे जो आपने भी देखे हैं। पुलिस कहती है कि हत्या का मामला तो हमें भी लगता है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है, क्या किसी से कोई रंजिश थी, किसी से हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ था। ये सारी चीज़ें घर परिवार वालों से पूछते हैं तो घर परिवार वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताते हैं, कहते हैं साहब हमारा जो भाई रवि था सेल्समैनी का काम करता था, कोई इतना बड़ा इसका बिजनेस नहीं था कि किसी से रंजिश हो जाती, सीधा साधा आदमी था, न किसी से कोई झगड़े की बात थी। सुबह को अपने काम पर जाता था, शाम को लौट आता था, भला किससे ही झगड़ेगा। अब जो पुलिस वाले थे इन सारे लोगों के बयान लिखवाते हैं। बयान लिखवाने के बाद में अब जो पत्नी होती है रवि की, इस पत्नी से पूछताछ करते हैं। अब दोस्तों जब पत्नी से पूछताछ करते हैं तो पत्नी भी वही रटी रटाई बातें कि सुबह जब मैं सो के उठी, शाम को तो हालांकि हम सब लोग खाना खाकर सोए थे, लेकिन जैसे ही सुबह सुबह मेरी आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि ये फर्श पर गिरे हुए हैं और इनके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। मैं इन्हें जगाने की कोशिश करती हूँ, इनको हिलाती हूँ, डुलाती हूँ, इनकी नब्ज़ पकड़ती हूँ, लेकिन मुझे कोई भी हलचल मिलती नहीं है। उसके बाद में जैसे तैसे कर मैं इनके शव को बेड के ऊपर डालती हूँ। उसके बाद भागते हुए ख़ानदान वालों के पास पहुँचती हूँ, ससुराल वालों के पास, और उन्हें सारी बात बताती हूँ। हम लोग हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वहाँ पर मृत घोषित कर देते हैं। अब दोस्तों पुलिस वालों ने जब इस महिला के बयान सुने, लेकिन इस महिला के बयानों में पुलिस वालों को कुछ मिलावट लग रही थी और पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि जो महिला है, यानी जो रवि की पत्नी है, ये पुलिस के सामने झूठ बोल रही है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस को इसके ऊपर शक तो हो चुका था, लेकिन शक के आधार पर इस महिला को कैसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इसी के पति की मौत हुई है और इसको ही सदमा लगा है। अगर शक के आधार पर इसी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो हो सकता है कि इस महिला के प्रति या फिर जो और रिलेशन वाले लोग हैं वो भी कहें कि ये तुम क्या कर रहे हो, और हत्या का अभी जो मामला है वो भी साफ नहीं हो पाया है। इसलिए पुलिस वाले वेट करते हैं कि पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए। अब दोस्तों जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को देखते ही पुलिस वाले तुरंत इस महिला को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके जाते हैं, क्योंकि उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो चीज़ें आई थी उन्हें पढ़ने के बाद में पुलिस का जो शक था ये अब यकीन में बदल चुका था। दरअसल पुलिस को लगता है कि ये जो महिला है ये झूठ बोल रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये वाज़ेह तरीके से लिखा हुआ था कि ये जो व्यक्ति है रवि, जिसकी मौत हुई है, मरने से पहले इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई की गई है। इसके जिस्म पर चोटों के निशान हैं और इसके गले को भी दबाया गया है और उसके बाद में किसी भारी भरकम चीज़ से इसके सर पर वार किया गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। अब जब पोस्टमार्टम की ये रिपोर्ट उस महिला के सामने रखी जाती है और कहा जाता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो ये बोल रही है और तुम बोल रही हो कि ये गिरे होंगे और इनका सर बेड में लगा होगा, इस वजह से मौत हो गई, तुम इस तरीके की कहानी गढ़ रही हो। हालांकि इससे पहले इनके साथ में मार पिटाई हुई है। अगर ये उठे हैं, इनके चोट लगी है बेड से, तो फिर इनके साथ में मार पिटाई किसने की। अब ये महिला बताती है कि मार पिटाई की होगी, बाहर हो सकता है किसी से झगड़ के आ गए हों, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन दोस्तों पुलिस बहुत अच्छे से जानती थी कि ये जो महिला है अब झूठ की सारी सीमाएं पार कर रही है, लिहाजा पुलिस अब इसे फ्रंट सीट पर बिठाती है और फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में अब पुलिस जब इसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये जो महिला थी ये पुलिस के सामने टूट जाती है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी बताती है जिस कहानी को सुनने के बाद में रिश्ते तार तार होते हुए दिखाई पड़ते हैं। दरअसल ये महिला बताती है कि रवि से उसकी शादी अब से तकरीबन 6 से 7 साल पहले हुई थी और वो अपने पति के साथ में परिवार से अलग रहती थी। रवि जो थे वो सेल्समैनी का काम करते थे, ज़्यादा कमाई तो थी नहीं, लेकिन उनकी कमाई से हमारा जो खर्चा था वो ठीक ठाक चल रहा था। अभी लगभग 2 महीने पहले की बात है कि मैं ऑटो से मार्केट जा रही थी। जब मैं एक ऑटो में बैठ जाती हूँ तो वहीं पर जो ऑटो वाले भैया होते हैं वो ऑटो वाले भैया मुझसे बातचीत करने लगते हैं, जिनका नाम होता है मंजीत।
मंजीत जो ऑटो वाला होता है इस महिला यानी रवि की पत्नी से बातचीत करने लगता है, कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ जा रही हो। अब जो रवि की पत्नी थी सारी बातें बताती है। उसके बाद में इनके बीच में जो बातचीत होती है ये इस कदर आगे बढ़ जाती है कि दोनों जो रवि की पत्नी थी वो उतरते उतरते अपना नंबर इस मंजीत को दे देती है और मंजीत का नंबर खुद ले लेती है, यानी दोनों नंबर एक दूसरे का एक्सचेंज कर चुके थे। अब जो रवि की पत्नी थी ये भी घर आ चुकी थी। उधर जो मंजीत था ऑटो वाला ये भी अपना ऑटो खड़ा कर शाम को टहलने निकल जाता है। अब जो रवि था ये तो सेल्समैन ही का काम करता था, सुबह जाता था शाम को लेट नाइट घर पे आता था। अब जब ये पत्नी देखती है रवि की घर पे रवि है नहीं तो क्या किया जाए। उसके बाद में ये मंजीत को कॉल लगाती है और उससे कहती है कि मैं वही बोल रही हूँ जिसको तुमने आज ऑटो में बिठाया था। अब जो मंजीत होता है कहता है, अच्छा भाभी जी अच्छी लग रही थी आज तुम, और तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा, और तुमने मुझे मेरा नंबर दिया और तुमने मुझे अपना नंबर दिया, मेरा नंबर तुमने खुद लिया, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम काफ़ी दरिया दिली वाली महिला हो। अब जो मंजीत की पत्नी थी, जो कि मंजीत भी शादीशुदा था, वो घर पे थी, लेकिन मंजीत की पत्नी को भी ये नहीं पता था कि उसका पति मंजीत किसी ऑटो में बिठाने वाली महिला से यानी एक सवारी से इस तरीके की बातें कर रहा होगा। उधर जो मंजीत था ये रवि की पत्नी से लगातार बातें करता रहता है, मक्खन लगाता रहता है, मस्का लगाता रहता है। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब जब दोस्ती होती है उसके बाद में इन दोनों का जो फ़ोन था उस दिन तो कट जाता है, लेकिन इन दोनों को बेसब्री से इंतज़ार था कि किसी तरीके से रात कट जाए। रात कटेगी और रवि जो है वो सेल्समैनी के काम से चला जाएगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। होता भी वैसा है, रात कटती है, जैसे तैसे सुबह होती है। तो जो रवि की पत्नी होती है कामकाज तो छोड़ती है, सीधा मंजीत को कॉल लगा देती है और उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। मंजीत जो था वो अपना ऑटो कहीं साइड में लगा देता है और लेट कर बातें करने लगता है। इधर जो रवि की पत्नी थी सारा कामकाज छोड़ती है और मंजीत से बातें करने लगती है। ये धीरे धीरे बातें कुछ इस कदर आगे बढ़ती हैं कि इन दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाता है। ये प्यार मोहब्बत वो वाला प्यार मोहब्बत नहीं था कि कोई लड़की किसी लड़के को देखे और उससे शादी करने की लालसा रखे और मोहब्बत हो जाए, उसको पवित्र रिश्ता बोलते हैं। लेकिन ये जो रिश्ता था ये अपवित्र था, क्योंकि मंजीत भी शादीशुदा था और जो रवि की पत्नी थी तो ऑलरेडी शादीशुदा थी ही। इन दोनों के बीच में जब अवैध रिश्तों की शुरुआत होती है तो उसके बाद में अब मिलना मिलाना शुरू होता है। जो रवि की पत्नी थी ये अक्सर मार्केट जाने के बहाने इसी मंजीत को कॉल कर देती, इसी के ऑटो में बैठकर चली जाती, पूरा दिन उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती, घर में वापस आ जाती। अब ये सारी चीज़ें चलने रहती हैं, बाहर मिलना मिलाना होता रहता है। अब चूँकि बाहर मिलने जाते हैं तो ये भी खतरा, कहीं कोई देख लेगा तो क्या होगा। इसलिए रवि की पत्नी फैसला करती है कि पति तो दिन पर चले जाते हैं, पति जब दिन को चले जाते हैं तो बेहतर यही है कि मैं मंजीत को अपने घर पे ही बुला लूँ, उसके बाद इसे यहाँ पर खाना वगैरह भी खिलाऊंगी, उसके बाद यहीं पर उसके साथ में रंगरेलियाँ बना लूँगी। होता भी वैसा ही है। जैसे ही रवि सुबह को अपनी ड्यूटी पर यानी अपनी सेल्समैनी के काम पर जब जाता है तो उसी समय जो रवि की पत्नी होती है मंजीत को कॉल करती और उसके बाद में शारीरिक संबंध बनाती। इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते रहते हैं। अब चूँकि दोस्तों दिन में ये लोग शारीरिक संबंध बनाते थे, लेकिन रात को भी अब इन दोनों को एक दूसरे की तड़प लगती है। इनको लगता है कि रात को भी मिलना चाहिए। इसलिए जो मंजीत होता है रवि की पत्नी से कहता है कि रात को भी मिलने का कोई इंतज़ाम करो। अब जो रवि की पत्नी होती है वो कहती है रात को पति घर पे रहते हैं, यानी जो रवि हैं वो घर पे रहते हैं, रात को कैसे मिल पाऊंगी। तो जो मंजीत है वो कहता है कि मैं तुम्हें नशे की कुछ गोलियां दे दूंगा और रवि के खाने में तुम मिला दिया करना, वो खाना खा लिया करेगा, सो जाया करेगा, उसके बाद हम लोग पूरी रात एक दूसरे के साथ में लिपटे रहेंगे, शारीरिक संबंध बनाते रहेंगे। होता भी वैसा ही है। मंजीत रवि की पत्नी को कुछ नशे की गोलियां ला कर दे देता है। उसके बाद में जब गोलियां देता है और जो रवि की पत्नी होती है वैसा ही करती, गोलियां उसके खाने में मिला देती, वो खाना खा लेता और गहरी नींद में सो जाता। उसके बाद पूरी रात रवि की पत्नी मंजीत ऑटो चालक के साथ में शारीरिक संबंध बनाती। लेकिन दोस्तों इसी मार्च के महीने में, मार्च साल 2019 को जो रवि है जब शाम को घर लौट के आता है तो बाहर से कुछ खाना खा के आया था। अब जो रवि की पत्नी होती है इसने नशे की गोलियां खाने में मिलाई हुई थी, ये खाना लेके जाती है। रवि उस खाने को खाता नहीं है, साइड कर देता है, लेकिन रवि की पत्नी समझती है कि इसने खाना खा लिया। उसके बाद में रवि सो जाता है, थका हारा था, जल्दी नींद आ जाती है। उसी समय रवि की जो पत्नी होती है मंजीत को कॉल करती है। कॉल करने के बाद में कहती है कि आ जाओ, रास्ता साफ़ है, जो रवि हैं वो सो चुके हैं, गहरी नींद में जा चुके हैं, अब पूरी रात तुम्हारी है। तो जो मंजीत था वो सीधा अपना ऑटो लेता है और पहुँच जाता है रवि के घर पर। उसके बाद में जो दूसरा वाला साइड का कमरा था उसी कमरे में ये लोग पहुँच जाते हैं और एक दूसरे के साथ में अपनी हवस मिटाने लगते हैं। लेकिन रात के करीब 1 बजे के आसपास जो रवि था उसकी आंख खुल जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी जो पत्नी है वो बेड पर नहीं है। अब जब पत्नी बेड पर नहीं होती है तो ये सोचता है हो सकता है कहीं वॉशरूम गई हो, टॉयलेट गई हो।
इसलिए ये थोड़ी देर वेट करता है, लेकिन थोड़ी देर भी वो नहीं आती। उसके बाद में ये अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकलता है। सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि बाथरूम में गई हो, पैर फिसल गया हो, गिर गई हो, कोई बात हो गई हो, नींद आ गई हो कहीं पर। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये बाहर जाता है तो बाहर वाले जो साइड वाला कमरा था उस कमरे से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, और उस रोशनी के सहारे ये सुनने की कोशिश करता है कि कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। जब ये उन आवाज़ों को सुनता है तो देखता क्या है, ये आवाज़ें तो उसकी पत्नी की हैं, जो कि कराहने की आवाज़ है। अब ये सोचता है कि कमरे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि पत्नी करा रही है। उसके बाद में ये विंडो से झांकने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही विंडो से झांकता है इसके तो होश उड़ जाते हैं। दरअसल जो उसकी पत्नी थी ये ऑटो चालक मंजीत के साथ में आपत्तिजनक हालत में थी, उसके साथ में बेसुध पड़ी हुई थी। जब ये अपनी पत्नी को इस तरीके से देखता है तुरंत गेट खोलता है और अंदर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी के साथ में मार पिटाई करने लग जाता है। जब ये अपनी पत्नी के साथ में मार पिटाई करता है तो जो मंजीत था ये उसको बचाने की कोशिश करता है। अब जब मंजीत अपनी प्रेमिका को बचाने की कोशिश करता है तो ये मंजीत की भी पिटाई कर देता है। अब जब मंजीत के ऊपर ये हाथापाई कर रहा था रवि, तो उसी समय जो रवि की पत्नी होती है पीछे से एक भारी भरकम कुछ सामान लेके आती है और इस रवि के सर पर मार देती है। जब रवि के सर पर वो भारी भरकम चीज़ पिलती है वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद में उसी की चुंडी से रवि का गला दबाते हैं और गला दबाकर ये लोग इतना कन्फर्म हो जाते हैं कि रवि की मौत हो चुकी है। उसके बाद में 2-4 और भारी भरकम चीज़ों से इसके सर पर वार किए जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसके शव को खचेड़ कर ये लोग उस कमरे में लेके आते हैं जहाँ पर रवि सोया हुआ था, जैसे तैसे करके बेड पर डालते हैं। और उसके बाद में जो रवि की पत्नी होती है कहती है तुम चले जाओ, अब मैं सुबह को सब संभाल लूँगी। और उसी तरीके से प्लानिंग के तहत ये परिवार वालों के पास जाती है, कहती है वो गिर गए। बहरहाल दोस्तों जब पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है तो लोग वाकई हैरान थे और लोग यही सोच रहे थे कि पति और पत्नी के रिश्ते में आखिर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो कौन किस पर भरोसा करेगा। दोस्तों आज के ज़माने में पति पत्नी वाले जो रिश्तों में जो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो किस वजह से है? क्या आपको लगता है कि जो पुराने रिलेशन हैं लोग उन्हें भूल नहीं पाते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी के बाद भी रिलेशन बनाते हैं? क्या पति का पत्नी को टाइम न दे पाना या फिर अपनी फैमिली से सेपरेट रहना, किस वजह से ये चीज़ें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। दोस्तों कल के दिन हमारे वीडियो पे जो कमेंट्स आए थे उसमें पहला कमेंट था शील निधि का, लिखते हैं आज की कहानी अच्छी लगी, शुक्रिया भाई, रोज़ नाम ना लिया करो और मित्र का भी ध्यान रखो। तो शील निधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में पिरशाद बैग हैं, प्रसन्न बैग करके आईडी है, लिखते हैं नमस्ते भाईजान। तो भैया नमस्ते, कैसे हैं? कुंदनपाल जी प्रणाम करते हैं, तो भैया प्रणाम, कैसे हैं? उसके बाद में एमटी आलम है, लिखते हैं तहसीन बाबू, तंजीम बाबू, फॉरबिसगंज, अररिया बिहार। तो तंसीब बाबू, तंजीम बाबू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बहुत शुक्रिया। उसके बाद में तमीज़ आलम, फरवेसगंज, अररिया बिहार से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। और उसके बाद में अरशद अजीम है, लिखते हैं आजकल ऐसे मामले बहुत हो रहे हैं, तो भैया आपका शुक्रिया, आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में यूज़र लिखते हैं बड़ी लापरवाही रही इस केस में, नहीं तो मरते ही पता चल जाता। उसके बाद में काफ़ी दिनों के बाद में हमारी एक बहन है हिराना मगर, सबसे पहले उनका कमेंट्स पढ़ूँ, उनसे पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ थी। और उसके बाद में लिखते हैं हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, अवैध रिश्तों का कोई फ्यूचर नहीं होता और ऊपर से क्राइम भी हो रहा है। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने दिनों के बाद में आपने एक प्यारा सा कमेंट्स किया। सो दोस्तों कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है आप लोग को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।